चाहिए। एक इसका बेसिक ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, बोलो आउटर वॉल, इनर वॉल, ये सब चीज़। एक ओपनिंग और क्लोजिंग की जो मैकेनिज्म है, जो थ्योरी है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। फिर स्टोमेटा के क्लासिफिकेशन, अलग अलग बेसिस पे स्टोमेटा के क्लासिफिकेशन होते हैं, ओके। और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्लियर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन पहला पार्ट मैंने आपको क्लियर कराया, ओके, कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है, बोलो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर और टाइप्स, मैंने आपको सारी बातें बताई, क्लियर। और थ्योरी के अंदर मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि स्टोमेटा ओपन कैसे होंगे, क्लोज कैसे होंगे, ये तो पता है हमें। बोलो आपको मेन दिन में क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज होती है और नाइट में कैसे डिक्रीज होती है। तो दो थ्योरी दी गई, बोलो क्लियर। लेकिन वो अच्छे से समझा नहीं पाई, क्योंकि स्टोमेटा का ओपन होना एक एक्टिव प्रोसेस है, बोलो आपका बंद होना एक पैसिव प्रोसेस है। और बायोलॉजी में जब किसी प्रोसेस को एक्टिव बोल दिया जाता है तो उसका मीनिंग है कंजप्शन ऑफ एटीपी, बोलो एटीपी खर्च होगी, बोलो उसमें, क्लियर। तो इसका मतलब क्या, एटीपी के सोर्स होंगे, और इसको कोई अच्छे से समझा नहीं पा रहा था। तो फिर लेविट ने एडवांस थ्योरी दी, जिसको हम के फ्लक्स इनफ्लक्स थ्योरी कहते हैं। वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, 10-15 मिनट अच्छे से समझना। क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलो, के फ्लक्स इनफ्लक्स थ्योरी, क्लियर। नाम आपको सारे अभी समझ में आएंगे। इसी को बोलते हैं, बोलो, आयन एक्सचेंज थ्योरी, क्लियर, ओके। या इसी को बोलते हैं लेविट्स थ्योरी, क्लियर। तो थ्योरी किसने दी है, लेविट। जो भी समझा रहा है वो लेविट, मैं तो खाली उसकी फीलिंग्स आपको पहुंचा रहा हूँ। सबसे पहले लेविट क्या कहता है कि इन डे, दिन में क्या होता है, डायरेक्ट ये काम की बात करता है कि स्टोमेटा का ओपन होना एक एक्टिव प्रोसेस है। तो दिन में क्या होता है कि जो गार्ड सेल होती है उसमें एटीपी के प्रोडक्शन के दो सोर्स होते हैं, क्लियर। ये क्या कहता है, इन डे, दिन में गार्ड सेल में एटीपी के प्रोडक्शन के निम्न दो सोर्स, ओके, होते हैं। एक होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, ओके। एक होता है फोटो फॉस्फोरिलीकरण, क्लियर, फोटो फॉस्फोरिलीकरण, ओके। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव, ठीक है, बोलो फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या कह सकता हूँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण, क्लियर, ओके। इसने कहा कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए गार्ड सेल में दिन में लाइट रिएक्शन होती है, उससे भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिसको साइंटिफिक रूप से फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। गार्ड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिसे साइंटिफिक रूप से क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये दोनों चीज़ें हम आगे जाके ये फोटोसिंथेसिस में और ये रेस्पिरेशन में बहुत डिटेल से भी पढ़ेंगे। बात समझ में आए, बोलो ओके। ये सब किस में हो रहा है, गार्ड सेल में, बोलो ये इन क्लोरोप्लास्ट और ये इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, ऑफ गार्ड सेल, क्लियर। बोलो आपसे मैं करूँ, ऑफ गार्ड सेल। इसका तो मतलब हुआ जब दो दो सोर्स होंगे एटीपी के प्रोडक्शन के, तो दिन में गार्ड सेल में एटीपी का लेवल हाई रहेगा, बोलो क्लियर। तो अतः दिन में बोलो गार्ड सेल, क्लियर, में एटीपी का लेवल हाई
लेवल हाई हाई रहता है। क्लियर? एटीपी का लेवल क्या रहता है? हाई रहता है। तो ये हाई लेवल एटीपी जो है वो दो काम करती है। गार्ड सेल में कितना काम करती है? दो काम। क्लियर? मैं आगे से आगे कहानी कैसे बढ़ा रहा हूँ, समझ में आया? बोलो ओके। मैंने कहा ठीक है, बोलो ये है, बोलो हाई लेवल एटीपी, बोलो गार्ड सेल क्लियर में निम्न दो कार्य ठीक है करती है। बोलो कौन से दो कार्य करती है? नंबर 1, पहला बोलो गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड होता है, उसको तोड़ती है। क्लियर? बोलो यहाँ एटीपी लिख दूँ ताकि आपको पता रहे काम किसके द्वारा हो रहा है? एटीपी के द्वारा। एक मैलेट आयन और एक H+। क्लियर? एसिड है तो टूटेगा किस में? H+ और मैलेट आयन। तो H+ पे पॉजिटिव है तो मैलेट आयन डेफिनेटली कैसा होगा? नेगेटिव वाला होगा। क्लियर? दूसरा एटीपी का हाई लेवल होता है तो गार्ड सेल की वॉल पर पोटेशियम हाइड्रोजन पंप लगा होता है, वो एक्टिव होता है। क्लियर? तो मैंने कहा एक्टिवेशन क्लियर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन पंप क्लियर ऑन वॉल ऑफ गार्ड सेल। क्लियर? ये दो काम बोलो होते हैं। क्लियर? अब अगर पोटेशियम हाइड्रोजन पंप एक्टिव होगा तो वो अपना काम करेगा। तो हमें फिर अगेन क्या पता होना चाहिए? वर्क ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। जब जब पोटेशियम हाइड्रोजन पंप एक्टिव होता है तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? गार्ड सेल क्लियर, और ये क्या है? सब्सिडियरी सेल। बोलो गार्ड सेल में जो H+ बन रहा है उसको तो कहाँ ले जाता है? सब्सिडियरी सेल में। और कंपेरेटिवली K+ को कहाँ लाता है? गार्ड सेल में। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो ओके। बोलो K+ अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? अंदर आ रहा है। तो अंदर आना मतलब इनफ्लक्स, तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम K+ इनफ्लक्स थ्योरी रखा। क्या इसमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए इस थ्योरी का नाम आयन एक्सचेंज थ्योरी भी रखा। क्लियर? चलो ठीक है, K+ आएगा। ये K+ क्या करेगा? बोलो गार्ड सेल के अंदर पहले से कौन सा आयन है? मैलेट आयन। क्लियर? जिसमें चार्ज कैसा है? नेगेटिव। क्लियर? उससे जुड़ेगा और पोटेशियम मैलेट सॉल्ट लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम मैलेट लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? बोलो पोटेशियम मैलेट लवण। क्लियर? और सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सोलेबल होते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? वाटर सोलेबल होते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो ये, मैंने कहा बोलो सॉल्ट वाटर सोलेबल क्लियर बोलो होते हैं। ठीक है? इसलिए बोलो गार्ड सेल की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। आगे की कहानी तो आपको पता ही है। जैसे ही गार्ड सेल की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई नहीं, एंडोऑस्मोसिस होगा, गार्ड सेल बोलो टर्जिड होगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। वो वाली कहानी तो फिक्स है। बोलो क्लियर? तो इस तरह से इन्होंने दिन में स्टोमेटा ओपन कैसे होते उसको साइंटिफिकली पढ़ाया, बात समझाया। क्लियर? और बताया कि स्टोमेटा का ओपन होना एक्टिव प्रोसेस क्यों है। क्लियर? फिर इन्होंने क्या कहा? रात में क्लियर बोलो क्या होता है? गार्ड सेल क्लियर, गार्ड सेल में एटीपी का केवल एक ही सोर्स क्लियर बोलो होता है, और वो क्या होता है? बोलो ऑक्सीडेटिव बोलो फॉस्फोराइलेशन। ये तो 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। जो प्लांट हो या हम हमारे में सेम होती है। 24 घंटे ही हमारी सेलुलर लेवल पर एनर्जी का प्रोडक्शन चलता ही रहता है। बोलो बात समझ में आए? बोलो क्लियर? ओके। इसीलिए हम जब खा के सोते हैं तो सुबह हमें एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर बोलो जो हमने खाना खाया था
जिसका डाइजेशन हुआ और ब्लड में गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज गया सेल में, और सेल के अंदर ये एरोबिक ये वाला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो होगा ही होगा, तो हमें एनर्जेटिक होंगे ही होंगे। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, तो मेरे कहने का मतलब इससे क्या हो जाएगा, एटीपी लेवल डिक्रीज, क्लियर, इन गार्ड सेल। जैसे ही एटीपी लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो मैंने कहा पोटेशियम हाइड्रोजन पंप क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। जैसे ही इनएक्टिव हो जाएंगे तो पोटेशियम मेलेट, बोलो सॉल्ट, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि मात्रा क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे ही डिक्रीज हुई नहीं, बोलो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज हुई नहीं, आगे की कहानी तो जानते ही हो, एक्जोस्मोसिस हो जाएगा, गार्ड सेल प्लेसिड हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। बात समझ में? तो इन्होंने कहा देखो स्टोमेटा का क्लोज होना तो एक पैसिव प्रोसेस है, बोलो बात समझ में, और ओपन होना एक्टिव प्रोसेस है, क्लियर। अतः मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, अतः इस थ्योरी ने स्टोमेटा, क्लियर, बोलो के का, बोलो के ओपन होने, ठीक है, ओपन होना, स्टोमेटा का ओपन होना, क्लियर, एक्टिव प्रोसेस, ओके, बोलो एक्टिव प्रोसेस, तथा बोलो क्लोज, क्लियर, होना होना पैसिव प्रोसेस, क्लियर, को बहुत अच्छे से, क्लियर, अच्छे से समझाया, क्लियर, ओके, समझाया। इसलिए लेविट थ्योरी, क्लियर, लेविट थ्योरी को को रंध्र, क्लियर, के खुलने, बोलो खुलने, ठीक है, खुलने तथा बंद होने, क्लियर, बंद होने, यानी ओपनिंग, क्लियर, एंड मैंने कहा क्लोजिंग, क्लियर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लियर, ओके, का सबसे आधुनिक सिद्धांत, क्लियर, सबसे आधुनिक सिद्धांत, क्लियर, सिद्धांत माना जाता है। ओके, जब ये बोलो वेल कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है तो आपको हमने भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, और मैंने आपको इसको बढ़ाया इस तरह से कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप का काम क्या है, अरे बोलो कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, सारी बातें समझ में आए, बोलो क्लियर। तो इसीलिए, और थ्योरी के नाम भी समझ में आए होंगे, थ्योरी का नाम के प्लस इनफ्लक्स थ्योरी, आयन एक्सचेंज थ्योरी और लेविट थ्योरी, क्लियर, ओके।
ओके ओके नेक्स्ट करूँ मैं? इसके आगे मैंने कहानी क्यों नहीं बढ़ाई समझ में आए? क्योंकि वो मैं आपको पहले ही फंडा क्लियर कर चुका हूँ कि हमें थ्योरी का मतलब है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दिन में कैसे इंक्रीज हुई, ये जानना हमारा मेन पर्पज है। बोलो उसके बाद तो क्या होगा, वो तो हम प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ा हमने। बोलो कि जब भी किसी की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसके अंदर पानी आता है। बोलो एंडोस्मोसिस होगा, बोलो आपका टर्जिट होगी फूलेगी, तो आपका जो इनर वॉल है वो इलास्टिक होने की वजह से ओपन हो जाएगा। बोलो क्लियर? ओके नेक्स्ट करूं? यहाँ तक हो गया नोट? बोलो ओके।
हो गया? ओके। यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो? तो थोड़ी समझने का पार्ट है। अब स्टोमेटा या ट्रांसपीरेशन वाले टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है वो है क्लासिफिकेशन, क्योंकि अलग अलग बेसिस पे उसमें भूल जाते हैं। तो देखो वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा। इधर देखो, ये तो समझने की चीज़ थी, जो चीज़ समझने की है उसमें समझना चाहिए, जो चीज़ याद करनी है उसको कैसे याद रख सकते हैं उसका लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा, क्लियर? ओके। क्या लिखा मैंने बोलो? रंध्रों का वर्गीकरण, क्लियर? ओके। तो 5 अलग अलग बेसिस पर स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले तो मैं आपको वो 5 बेसिस बताऊं ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें पढ़ना क्या है, क्लियर? और कौन से 2 बेसिस है जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्लियर? तो पहला बेसिस है वो है, पहले नोट नहीं करोगे, इधर ध्यान दो, ऑन द, मैंने लिखा बेसिस ऑफ नंबर, क्लियर? बोलो नंबर, क्लियर? ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, क्लियर? यानी पहला क्लासिफिकेशन हमें बताएगा कि जब सब्सिडरी सेल की नंबर 3 to 7 होते हैं तो उसे किस टाइप का स्टोमेटा कहते हैं, 3 होते हैं तो उसको किस टाइप का कहते हैं, 2 होता है तो उसको किस टाइप का कहते हैं, क्लियर? ओके। किसी क्लासिफिकेशन में मीनिंग और टाइप इंपॉर्टेंट हो गए तो किसी में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहला हमारा क्या है? सहायक, बोलो कोशिका, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर? ओके। मैंने कहा ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा, ओके। मैंने कहा रंध्रों के वितरण के आधार पर, किसी में लीप की ओनली लोअर सरफेस पे ही होगा, किसी में लीप की केवल अपर सरफेस पे ही होगा, किस में लीप की दोनों सरफेस पे होगा, किस में दोनों पे होगा लेकिन लीप पर नीचे ज़्यादा होगा लोअर सरफेस, किस में अवशेषी के रूप में, वो सारे टाइप इसमें आएंगे, क्लियर? ओके। रंध्रों बोलो के वितरण, ठीक है, के आधार पर, क्लियर?
ओके, तीसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस क्लियर ऑफ, मैंने कहा आपको डेली स्टोमेटल मोमेंट, क्लियर, दैनिक रंध्रीय गति के आधार पर। किस में स्टोमेटा दिन में खुलते हैं रात में बंद होते हैं, किस में खुले ही रहते हैं, किस में 24 घंटे खुले होते हैं कुछ समय के लिए बंद होते हैं, किस में बंद ही रहते हैं कुछ समय के लिए खुलते हैं, वो सारी बातें इसमें होगी, क्लियर। ओके, बोलो दैनिक गति, ठीक है, के आधार पर। ओके, फिर ऑन द बेसिस क्लियर ऑफ लाइट, बोलो प्रकाश के आधार पर, क्लियर, बोलो प्रकाश के आधार पर, क्लियर। ओके, इसमें हम देखेंगे कौन से स्टोमेटा छाया प्रिय है, कौन सा प्रकाश प्रिय है, बोलो बात समय कौन सा अंधेरा प्रिय है, वो सारी बातें इसमें करेंगे, क्लियर। और फिर है ऑन द बेसिस क्लियर ऑफ ओरिजिन ऑफ, बोलो गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल एंड सबसिडियरी सेल, क्लियर। क्या लिखा मैंने, बोलो आपको रक्षक कोशिका तथा बोलो सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, क्लियर, की उत्पत्ति, ठीक है, के आधार पर। ओके, ये 5 जब हम बेसिस पढ़ लेते हैं तो हमारे बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि अलग अलग टाइप के स्टोमेटा अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है और किसी भी क्लासिफिकेशन का किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ओके, तो आपको मैं बोलो सबसे पहला आपको पढ़ाता हूँ, क्लियर। मैंने कहा ऑन द बेसिस क्लियर ऑफ नंबर ऑफ सबसिडियरी सेल, क्लियर, बोलो क्या लिखा, सहायक कोशिका की संख्या के आधार पर, क्लियर। ओके, सहायक कोशिका, क्लियर, कोशिका की संख्या के आधार पर। इस वाले के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब हर एक में अलग बेसिस में अलग टाइप होंगे। इसमें इस बेसिस पे स्टोमेटा 4 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, क्लियर। क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ तो स्टोमेटा का ही क्लासिफिकेशन है, बोलो क्लियर। तो इस बेसिस पे कितने टाइप के स्टोमेटा होते हैं, 4, और बेस लिखने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्लियर। मैंने कहा इस बेसिस पे एक मैंने लिखा एनोमोसाइटिक, क्लियर, स्टोमेटा, क्लियर। ओके, अगर आपने सिस्टमेटिक नहीं पढ़ रखा है तो आपको हवा ही नहीं लगेगी एग्जाम में पूछ क्या रहा है, एनोमोसाइटिक रंध्र, क्लियर। ओके, दूसरा यहाँ पर बता रहा हूँ, सभी क्लासिफिकेशन में हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे, क्लियर। ओके, मैंने लिखा एन आइसोसाइटिक स्टोमेटा, क्लियर, बोलो क्या लिखा मैंने, एन आइसो बोलो साइटिक, क्लियर, रंध्र, क्लियर। ओके, तीसरा मैंने कहा पैरासाइटिक, क्लियर, बोलो पैरासाइटिक स्टोमेटा, क्लियर। ओके, और क्या लिख रहा हूँ, डायासाइटिक, क्लियर, ओके, स्टोमेटा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर पैरासाइटिक, ओके, रंध्र, और ये क्या लिख रहा हूँ, डायासाइटिक रंध्र, ठीक है। ओके, अब समझना, जो नाम लिखे जो बेस है उसके अकॉर्डिंग मीनिंग देखो। एनोमोसाइटिक किसको कहते हैं, मैंने कहा 3 to 5 सबसिडियरी सेल, बोलो ऑल आर इक्वल, 3 से 5 ऊपर क्या लिखा हुआ, बोलो हमारा नंबर ऑफ सबसिडियरी सेल, उस बेसिस पे स्टोमेटा देख रहे हैं। बोलो गार्ड सेल कहाँ होती है, उसके बाहर ही सबसिडियरी सेल होती है, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा 3 से 5 सहायक कोशिका, क्लियर।
ओके, तथा तथा सभी सभी समान समान आकार की। ओके, ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं? एनोमोसाइटिक। 3 to 5 एंड ऑल आर इक्वल। 3 to 5 सब्सिडियरी सेल, ऑल आर इक्वल। एन आइसोसाइटिक, जब ये वर्ड आ जाता है मतलब बोलो सिमिलर होगी कि डिसिमिलर होगी? डिसिमिलर। एन आइसो है ना, तो मैंने कहा इसमें क्या होती? 3 सब सिडेरी सेल, जिसमें एक होती है लार्ज और 2 होती है स्मॉल। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? एनाइसोसाइटिक। क्लियर? अब पैरासाइटिक में बोलो मैंने कहा 2 सब्सिडियरी सेल, 2 सहायक कोशिका। डायासाइटिक में भी 2 सब सिडेरी सेल, 2 सहायक कोशिका। फिर किस बात का अंतर है कि अलग अलग नाम है? तो होता क्या है, 2 सब्सिडियरी सेल, बोथ आर पैरेलल टू गार्ड सेल, बोथ आर पैरेलल टू गार्ड सेल, मतलब ये गार्ड सेल है, ओके, और ये सब्सिडियरी सेल है। इसको क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक। पैरा वर्ड समझ में आया? बोलो आपको, अरे पैरा वर्ड समझ में आया? 2 सब्सिडियरी सेल एंड बोलो पैरेलल टू गार्ड सेल। क्लियर? शॉर्ट में लिखा, समझ में आया? 2 सहायक कोशिका और रक्षक कोशिका के समानांतर स्थित होती है, उस टाइप को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक। डायासाइटिक, 2 सब्सिडियरी सेल एंड परपेंडिकुलर टू गार्ड सेल, एंड परपेंडिकुलर टू गार्ड सेल। ओके, परपेंडिकुलर टू गार्ड सेल। परपेंडिकुलर मतलब समझ दो, डायगोनल समझ दो, बोलो लंबवत। क्लियर? तो मैंने कहा नाम डायासाइटिक क्यों है, समझ में आया? बोलो 2 सब्सिडियरी सेल एंड मैंने कहा पर पेंडिकुलर। क्लियर? समझोगे परपेंडिकुलर? ओके, मैंने कहा बोलो रक्षक कोशिका के लंबवत। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने? बोलो मैंने कहा यहाँ पर एंड पर पेंडिकुलर, ओके, टू गार्ड सेल। क्लियर? बोलो मैंने कहा रक्षक कोशिका के लंबवत, उसको डायगोनल, उसको क्या बोलते हैं? डायासाइटिक। बात समझ में आया? बोलो ओके। ये क्या लिखा? 2 सब्सिडियरी सेल, इसमें भी 2 सब्सिडियरी सेल, लेकिन ये क्या होती है? रक्षक कोशिका, बोलो के समानांतर, पैरेलल। क्लियर? बात समझ में आया? बोलो ओके। अब इसमें क्या है? मीनिंग इंपॉर्टेंट है। बोलो आपको पूछा जाए डायासाइटिक स्टोमेटा किस प्रकार का होता है? क्लियर? ओके, कोई नहीं पूछेगा किस में मिलता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर? ये वाला मिलता है रेनैन-कुलेसी में। क्लियर? रेनैन-कुलेसी नाम सुना? बोलो कुल। क्लियर? ओके, मैंने कहा ये मिलता है क्रूसीफेरी। क्लियर? कुल। ओके, ये मिलता है, मैंने कहा ये रूबिएसी, बोलो कुल। नाम सुने नहीं सुना है? ओके, और ये मिलता है, मैंने कहा बोलो क्रायोफाइलेसी, क्रायो बोलो फाइलेसी कुल। क्लियर? क्रायोफाइलेसी कुल बोलो प्लांट में। ठीक है, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, एग्ज़ाम में आता है कि वह कौन सा स्टोमेटा होता है जिसमें 3 सहायक कोशिकाएं होती है और वे समान न होकर असमान होती है। तो आंसर वही 4 ऑप्शन तो फिक्स है, डायासाइटिक, पैरासाइटिक, एनोमोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक। क्लियर? तो आपको पता चल गया क्या होगा? एन आइसोसाइटिक। आपको पूछा जाता है एनेमोसाइटिक रंध्र किसे कहते हैं? क्लियर? तो ऑप्शन में आएगा 2 सहायक कोशिका, रक्षक कोशिका के लंबवत। अरे यही 4 ऑप्शन होंगे ना? बोलो 3 से 5 सहायक कोशिका सभी समान प्रकार की, 3 से 5 सहायक कोशिका सभी असमान प्रकार की, और ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस वाले क्लासिफिकेशन में मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम
ये क्या तैयार करने वाले समझ में आए? मतलब ट्रांसपीरेशन का सबसे टफ पार्ट जो स्टूडेंट को लगता है, क्योंकि वो उसको ढंग से पढ़ते नहीं है। क्लियर? बाकी तो सारी चीज़ें इजी है, फैक्टर्स समझने का होता है, थ्योरी समझने की होती है, स्ट्रक्चर समझने का होता है। ये वाले पार्ट में क्या स्टूडेंट लापरवाह कर देता है। क्लियर? तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे, समझ में आया बोलो? और पांचों के पांचों मैं आपको याद करवा दूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे रियल में क्वेश्चन आता है वो है सेकंड और थर्ड। क्लियर? बोलो बात समझ? क्योंकि हमने तो, ये तो मैं पांच पढ़ा रहा हूँ, हमने तो बचपन से दो ही पढ़े हैं, एक तो वितरण और एक कब खुलता है कब बंद होता है। और बोलो समझे? बाकी टोटल होते कितने क्लासिफिकेशन? पांच क्लासिफिकेशन है। ओके, नोट करोगे? क्या पढ़ रहे हैं अपन, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके। और पांचों के पांचों मैं आपको याद करवा दूंगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि किस में याद क्या करना है। क्लियर? ओके। ओके, ये तो पांच क्लासिफिकेशन बताए। क्लियर? ताकि अब बेस से हमें पता रहे कि हमें पढ़ना क्या है। क्लियर? और एक मैंने आपको अच्छे से बताया, बोलो क्लियर?
आई बात समझ में? बोलो क्लियर। तो कल क्या पढ़ने वाले हैं? कहानी समझ में आई? बोलो आपको क्लियर कि मैं आपको सारे क्लासिफिकेशन यही क्लास में याद करवा दूंगा। क्लियर? ओके। इसमें क्या याद करना है? बोलो इस वाले में क्या याद करना है? मीनिंग। ओके, मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वाई नॉट? बोलो